तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सही है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए ना पहले आपको उसके अंदर का एक वर्ड कंजर्वेशन समझना पड़ेगा। सही है, क्योंकि जब तक कंजर्वेशन समझ में नहीं आएगा तो आपको लॉ समझ में नहीं आएगा। सही है, देखिए दुनिया में दो चीज़ें होती हैं। दुनिया में क्या होती है, दो चीज़ें होती है, एक होती है कांस्टेंट, एक चीज़ क्या होती है कांस्टेंट, और एक चीज़ होती है कंजर्व। सही है, कंजर्व और कांस्टेंट में फ़र्क ही यही होता है कि आपके पास जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। डिफरेंस है ना भाई, कि आपके पास मोमेंटम या तो कंजर्व रहेगा या तो कांस्टेंट रहेगा। सही है। अच्छा, मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम लोगों को पता है कि कांस्टेंट और कंजर्व में फ़र्क क्या होता है? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सही है, देखो अगर तुमसे बात करें कि कोई चीज़ कांस्टेंट है, कोई चीज़ कांस्टेंट है, सही है, तो याद रखना उसके ऊपर दुनिया की कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी ऐसी चीज़ अप्लाई होगी तब भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब उसकी मिसाल क्या है, जस्ट लाइक ग्रेविटी की वैल्यू। ग्रेविटी की वैल्यू क्या यूज़ करी थी आप लोगों ने, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर जगह क्या यूज़ करते थे हम लोग, जब हम अर्थ पे काम करते थे, अर्थ के लिए ग्रेविटी की वैल्यू क्या यूज़ करते थे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, तो भाई ये वैल्यू क्या कहलाएगी, फिक्स कहलाएगी। तो जो वैल्यू फिक्स्ड हो, किसी भी चीज़ के अप्लाई करने से उसकी वैल्यू पे इफेक्ट ना आए, तो वो चीज़ कहलाती है आपकी कांस्टेंट। जो थ्रू आउट द प्रोसेस या थ्रू आउट द एनी ऑपरेशन चेंज ना हो, कुछ भी हो जाए, वो कहती है कांस्टेंट। सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ समझाने के लिए कि मोमेंटम है 5 और वो बाद में भी 5 रहा, एक कोई भी यूनिट ले लें 5 मोमेंटम का, 5 इज इक्वल टू 5। ये मोमेंटम को छोड़े एक जनरल एग्जांपल लें, मैं बोलूँगा 5 रुपये, मैं उन 5 रुपयों को पूरी ज़िंदगी संभाल के रखूँगा, तो वो क्या चेंज हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो वो आज भी हुई है और मेरे मरने के बाद भी 5 रुपये ही रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, मतलब द थिंग विच कैन नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोसेस और थ्रू आउट द ऑपरेशन by implying or applying any external agent are called constant values। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंजर्व। देखो कंजर्व और कांस्टेंट का फर्क यही होता है कि कांस्टेंट में वैल्यू थ्रू आउट द प्रोसेस चेंज नहीं होती है, लेकिन कंजर्व की जब बात करते हैं ना हम लोग, कंजर्व नहीं है, कंजर्व है। सही है, तो जब हम लोग कंजर्व की बात करेंगे ना भाई, तो कंजर्व के अंदर आपके पास वैल्यू थ्रू आउट द प्रोसेस तो सेम रहेगी, बट याद रखना बिफोर प्रोसेस और आफ्टर प्रोसेस डिफरेंट होगी। लेकिन जब हम उसको थ्रू आउट द प्रोसेस देखेंगे तो वो सेम मिलेगी। कैसे, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 2 + 5 कितने रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, 7 रुपये हो गए मेरे पास। सही है, मैं बोल रहा हूँ मैंने कुछ ये बिफोर प्रोसेस है, मतलब कि कोई प्रोसेस करवा रहे हैं, उसमें दो चीज़ें मेरे पास। सही है, 2 रुपये और 5 रुपये, मतलब मेरे पास मिस्टर ए है, जैसे वो मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए के पास 2 रुपीज़ है और मिस्टर बी के पास 5 रुपीज़ है। अब मैं बोल रहा हूँ कुछ टाइम बाद, मतलब बिफोर की बात यहाँ पे हो रही है, कुछ टाइम मतलब आफ्टर। सही है, कुछ टाइम बाद इसके 1 रुपया चले गए बंदे 1, और ये जो 1 रुपया था उसको दे दिया, तो कितना होगा आपके पास, ये 6। क्या बिफोर एंड आफ्टर वैल्यूज चेंज हुई? बिल्कुल हुई, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस में उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। क्यों? 2 + 5 7, 6 + 1 7। तो इसका मतलब है कि कंजर्व में आपकी वैल्यू
बिफोर एंड आफ्टर चेंज हो सकती है, लेकिन थ्रू आउट का अगर हम उसका नेट वैल्यू निकालें तो आपकी वही रहती है जो कि शुरू में थी और बाद में थी। ये एक एग्जाम्पल थी जो समझाया था। अगर कांस्टेंट में 5 है तो पूरी उम्र ही 5 रहेगी, चेंज नहीं होगी। कंजर्व में क्या होगा 2 + 5 और 1 + 6। ये इसलिए समझाया था ताकि आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन समझने में आसानी है। सही है। अच्छा, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि कंजर्वेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। सही है। अब अगर मैं कंजर्वेशन पे चलूँ, ये मिटा दूँ, ये हम रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर मतलब कि मोमेंटम को कंजर्व रखना है, मतलब बिफोर प्रोसेस, बिफोर ऑपरेशन या आफ्टर ऑपरेशन। ऑपरेशन बोलते हैं एनी फिजिकल चेंज। सही है। एनी फिजिकल चेंज को बोलते हैं ऑपरेशन। सही है। तो बिफोर ऑपरेशन, बिफोर प्रोसेस और आफ्टर ऑपरेशन, आफ्टर प्रोसेस, उसकी वैल्यूज को कंजर्व रखना है। मतलब बिफोर आफ्टर चेंज हो जाएंगी, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस देखा जाए तो नेट वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखते हैं। अच्छा, जस्ट सपोज आपके पास दो बॉडीज, एक बॉडी ए और एक बॉडी बी। सही है। दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। बॉडी ए जो है वो मूव कर रही है इस तरफ, बॉडी बी भी इस तरफ मूव कर रही है। इसके बाद जो इनिशियल वेलोसिटी है उसे हम शो किया हुआ है u1 से। मतलब ये बॉडी इनिशियली जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो उसकी वेलोसिटी u1 है, और जो बॉडी बी है उसकी वेलोसिटी क्या है, u2 है। सही है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2 है। अच्छा, दोनों मूव कर रहे हैं। जस्ट सपोज कोई ऐसा पॉइंट आया मूव करते करते कि ये इसकी वेलोसिटी तेज हुई और वो उससे आके कोलाइड कर गई। क्या कर गई, कोलाइड कर गई। दोनों के दरमियान कोलिजन हो गया। सही है। तो क्या होगा, बॉडी ए और बॉडी बी दोनों आए, आपस में इनका क्या हो गया भाई, कोलिजन हो गया। सही है। तो अब क्या होगा, अच्छा इसका मास था m1, इस बॉडी का मास था m1 और इस बॉडी का मास था m2। सही है। समझ में आ गया। दोनों बॉडी जा रही थी, इन दोनों का कोलिजन हुआ। क्या मास चेंज होता है, नहीं होता। हमने कल ही पढ़ा था मास इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी चेंज बाय अप्लाइंग एनी फोर्स। मास इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, और ये हमें बताया था न्यूटन के सेकंड लॉ में, जो कि आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सही है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या हुआ था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन वेयर मास इज कांस्टेंट। तो मास याद रखिएगा, इसका m1 है तो टकराने के बाद भी m1 ही रहेगा। टकराने के बाद भी m1 रहेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर मैं दो लोगों को आपस में टकराऊं, एक का मास 100 था, एक का मास 20 था, तो ये तो नहीं होगा कि जो 100 वाला था उसका मास 120 हो जाएगा और जो 20 वाला था उसका 15 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। टकराने के बाद भी उसका वजन कितना रहेगा, सेम रहेगा। तो मास क्या होता है, वही रहता है। m1 m1 रहा, m2 m2 ही रहा। सही है। सही है भाई। कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद क्या होगा, इनकी जो वेलोसिटीज थी ना, इनकी जो वेलोसिटीज थी, इनका हुई होगी इंटरचेंज। ये हुई होगी इंटरचेंज। मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी हुई होगी इंटरचेंज, जिसकी वजह से मोमेंटम डिफरेंट हो जाएगा। मास तो सेम है। हम जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू mv। वेलोसिटी है, यहाँ पे तो u1 थी वेलोसिटी। आप टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद बॉडी दूर जाएंगी तो उसका मास तो हो जाएगा m1 बॉडी ए का, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी v1। सही है। और ये m2 है और बॉडी b है, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v2। सही है। अब ये आपके पास मूव कर रही है। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कोलिजन कहाँ हुआ है, कोलिजन इस पॉइंट पे हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे इज इक्वल्स टू, क्या लिख देंगे, इज इक्वल्स टू। सही है। अच्छा, हमने इसको इज इक्वल्स टू कंसिडर कर लिया। कोलिजन हो गया, टकराव हो गया, बस ये वो पॉइंट है जहाँ पे टकराव हो गया। अब बिफोर वाली कंडीशन खत्म हो गई, आफ्टर वाली स्टार्ट हो गई। सही है। ये वाला पार्ट जो है ये कहलाएगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये वाला पार्ट कहलाएगा
यहाँ पे कोलिजन हुआ, ये इज इक्वल्स टू कहलाएगा, और इज इक्वल्स टू के बाद वाला पार्ट कहलाएगा मोमेंटम आफ्टर collision, momentum before collision, momentum after collision, and this is the point where collision occurs. सही है भाई, समझ में आ गया? अच्छा, अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। हमने पढ़ लिया, ये डायग्राम समझ ली, लेकिन इसकी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी हम लोगों ने अभी तक कि भाई बोलना क्या चाहता है ये। आइए, इसने बोला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट में अगर स्टेट करूँ आप लोगों को, तो वो कहता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्या बोला आपने? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम will remain conserved. मोमेंटम जो है वहाँ पर क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। That is the reason behind that we say this is the law of conservation of momentum. अब इसमें एक चीज मुझसे नहीं पूछी गई कि ये आइसोलेटेड का मतलब क्या है। लिख दिया मैंने, लेकिन इसका मतलब नहीं बताया। तो याद रखना, आइसोलेटेड सिस्टम, तो पहले सिस्टम पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। एनीथिंग दैट इज अंडर कंसिडरेशन आर कॉल्ड सिस्टम, और वो चीज जो कि अंडर कंसिडरेशन हो वो क्या कहलाएगी? सिस्टम कहलाएगी। सही है? अच्छा, तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या कहलाएगा हमारे पास? द सिस्टम वेयर देयर इज नो इफेक्ट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जहां पे किसी भी फोर्स का कोई अमल ना हो। अब मैं बोल रहा हूँ ये दोनों चल रहे थे आपस में, इनको कोई बीच में से डिस्टर्ब ना करे, इनको कोई बीच में से डिस्टर्ब ना करे। किस तरह डिस्टर्ब नहीं करेगा? अगर मैं पूछूं किस तरह डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली भाई हमारे पास एयर फ्रिक्शन होती है, एयर रेजिस्टेंस होती है। आपने देखा होगा कि आप जब बॉल फेंकते हैं तो आपकी बॉल जब जाती है तो एयर रेजिस्ट करती है आपकी बॉल को रोकने में। क्यों? सही है। तो एक एयर इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ फोर्स जो आपके रेजिस्टिव फोर्स की तरह एक्ट कर रही है, रेजिस्टेंस पैदा कर रही है आपकी बॉडी को मूव करवाने में। सही है। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स का कोई इफेक्ट ना हो, मतलब कोई अमल दमन ना हो। विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स द सिस्टम इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड सिस्टम। सही है, जहाँ पे कोई फोर्स, बाहर की फोर्स कोई एक्ट ना करे। सही है, जो सिस्टम के अंदर मौजूद है फोर्सेस, वही हो, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। सही है। तो उसने बोला अगर कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है सिस्टम पे, तो जो बॉडीज हैं उनका मोमेंटम क्या रहेगा? विल रिमेन कॉन्जर्व। ये तो पहली स्टेटमेंट हो गई। सही है, वो मतलब मोमेंटम जो है वो शुरू में भी और आखिर में भी क्या रहेगा? कॉन्जर्व। ये तो पहली स्टेटमेंट थी। दूसरी क्या थी? तो सुनते हैं, वही था, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम momentum before and after collision remain conserved। अब आइए ना प्रॉपर आपके पास डेफिनेशन के बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहेगा। सही है, मतलब शुरू में चेंज होगा, आखिर में चेंज होगा, लेकिन जो थ्रू आउट द प्रोसेस होगा उसकी वैल्यू सेम रहेगी। सही है। अब हम इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं। हाउ कैन वी जनरेट द फॉर्मूला? कुछ पूछ रहे हैं? ये टकराएगा तो ये रुक जाएगा। अच्छा, दो बॉल आपस में तुम मारते हो तो क्या होता है? वो रुक जाती है। तो होता ये है कि बॉडी ऑलवेज इन मोशन। जब कोलिजन हुआ तो वेलोसिटीज का इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज किस तरह होगा कि अगर तुम्हें जैसे वो उमर यहाँ बैठे हुए और तुमने आके उसको
क्या कर दिया, पुश कर दिया, और वो चल जाता, मतलब वो भी चल जाता किसी वेलोसिटी से, तुमने उसे पुश करा तो तुमने अपनी वेलोसिटी उसमें ट्रांसफर कर दी, सही है। तो अब तुमने अपनी वेलोसिटी का कुछ पार्ट उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया तो तुम रुके तो नहीं हो गए, सही है। तो बॉडी रेस्ट में नहीं आती, सही है। वो कौन सी कंडीशन से आती है वो आपको हम बाद में डिस्कस करेंगे, वैसे ऐसी कंडीशन है जिससे फॉर्मूले में इफेक्ट आता है, सही है। अभी हम जनरल कंसिडरेशन को लेके चल रहे हैं, सही है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, एक स्टेटमेंट हमारे पास ये थी और एक स्टेटमेंट हमारे पास ये थी। अच्छा भाई, अब मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कितनी बॉडीज है, 2 बॉडीज है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, सही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यहाँ पे लिखो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सेम रहेंगे, इस तरह सेम रहेंगे। देखो, एक बॉडी ए है इसका और एक बॉडी बी है इसका, सही है। कंजर्व का क्या बोलता था, 2 चीज़ों को ऐड करते थे, ये 2 चीज़ों को माइनस करते थे, 6 - 1 2 + 3 5 कंजर्व हो गया, सही है। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, इस बॉडी का मोमेंटम आएगा, इस बॉडी का मोमेंटम आएगा बिफोर कोलिजन, फिर कोलिजन हुआ इक्वल्स टू आ गया, कोलिजन के बाद वाली कंडीशन ये रही, तो हम फिर क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला पुट कर देंगे, सही है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, होता ये है कि आपकी बॉडी का कुछ पार्ट, आपकी वेलोसिटी का कुछ पार्ट ट्रांसफर होता है दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी उतनी ही दूर जाए जितनी दूर वो पहले थी, वो थोड़ी दूर भी आ सकती है, वो कम ज़्यादा दूर भी आ सकती है। आप बॉल को बहुत ज़्यादा फोर्स हर जगह से आया, तो ज़्यादा जोर से धक्का दे दिया, ज़्यादा जोर से आपको पुश कर दिया, तो उसमें ज़्यादा वेलोसिटी आपके ट्रांसफर कर दी, तो आप दूर जाओगे। इट डिपेंड्स ऑन द परसेंट दैट कोलाइडेड बाय, सही है, आपके कोलाइड हो रहा है, समझ में आ गया। तो अब हम बोलेंगे मोमेंटम बिफोर कोलिजन। हाँ भाई, बिफोर कोलिजन में एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इसका मोमेंटम अलग होगा, इस बॉडी का मोमेंटम अलग होगा, दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, सही है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m × v, मास × वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, u1, और यहाँ पे m क्या है, m1, सही है। तो हम बोल लेंगे m1 u1। देखो ना, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला होता है P = mv, लेकिन यहाँ पे हमने वेलोसिटी को u कंसिडर किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mu, और इस पहली बॉडी का तो m1 u1। u1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, सॉरी हाँ, इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन ऑफ बॉडी ए, और इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 बिफोर कोलिजन, सही है। ये इनिशियल वेलोसिटी के लिए है, टकराया आपस में, कोलिजन हुआ, ये फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट होता है, सही है। m1 u1 प्लस m2 u2, इस बॉडी का मोमेंटम गिरा, फिर प्लस साइन आ गया, सही है, और फिर इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, m2 u2, सही है, समझ में आ गया। उसके बाद कोलिजन हो गया, इक्वल्स टू आ गया, सही है। और देन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की कंडीशन क्या बनेगी, m1 × v1 प्लस m2 × v2, गुड, वेरी गुड, m1 × v1 प्लस m2 × v2। अब अगर गौर से इस फॉर्मूले को देखो, सही है, तो एक चीज पता लगती है कि इन दोनों को सम करेंगे और इन दोनों को सम करेंगे तो आंसर सेम आएगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ पे भी तो ये पढ़ा था, 2 + 3 5 6 - 1 5, अब वो प्लस करके आया, माइनस करके आए, कंजर्व तो हो गया, सही है। दैट इज व्हाई दिस लॉ इज सेड टू बी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सही, समझ में आ गया। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।